स्वागत है आपका। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इंजीनियरिंग सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन असल में बेहद भ्रामक और जटिल है। अंतरिक्ष की कक्षा में आज़ादी से घूमते हुए सैटेलाइट्स को पकड़ना सुनने में लगता है कि बस हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया, है ना? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और इसकी चुनौतियां सच में आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया वास्तव में काम कैसे करती है। देखिए, साइंस फिक्शन और हॉलीवुड की फिल्मों में तो हमने अक्सर देखा है कि रोबोट्स बहुत ही मजे से अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और मशीनों को चुटकियों में ठीक कर रहे हैं। लेकिन असल जिंदगी की सच्चाई थोड़ी अलग है। एनुअल रिव्यू ऑफ कंट्रोल, रोबोटिक्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स का ये कोटेशन एकदम सटीक बैठता है। दुनिया ने अभी तक रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री सहायकों की कोई कोर या फौज तैनात नहीं की है। सच तो यह है कि आज अंतरिक्ष में खराब पड़े सैटेलाइट्स को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई रेगुलर रोबोटिक मैकेनिक मौजूद नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है, अंतरिक्ष के उस खालीपन में यानी वैक्यूम में किसी सैटेलाइट को बस पकड़ लेना या ग्रैपल करना इतना बड़ा सिरदर्द क्यों है? अंतरिक्ष तो एकदम खाली है ना, फिर वहाँ किसी चीज को पकड़ना इतनी विशाल और बहुआयामी समस्या कैसे बन जाती है? इसका जवाब छिपा है वहां के अत्यधिक तापमान, अजीबोगरीब गतिशीलता, रोशनी की कमी और हमारी आज की तकनीक की सीमाओं के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले स्पेस रोबोटिक्स की आज की सच्चाई, फिर बिना तैयारी वाले स्पेसक्राफ्ट को कैसे पकड़ें, उसके बाद ग्रैपलिंग इंटरफेस और कुछ कमाल के हैक्स, चौथा अंतरिक्ष में सेंसिंग और गतिशीलता, पांचवां धरती पर जीरो ग्रेविटी की टेस्टिंग और आखिर में भविष्य के स्पेस मैकेनिक्स। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, स्पेस रोबोटिक्स की असल सच्चाई। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो अंतरिक्ष में दो यानों का सीधा मिलान यानी डायरेक्ट डॉकिंग काफी पहले 1966 में जेमिनी 8 मिशन के साथ ही शुरू हो गई थी। उसके बाद कैनेडाम जैसे बेहतरीन रोबोटिक आर्म्स ने स्पेस शटल से टेलीस्कोप वगैरह पकड़ने में शानदार कामयाबी हासिल की। लेकिन स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई किसी चीज को पूरी तरह से ऑटोनोमस तरीके से पकड़ना यानी बिना किसी इंसान के कंट्रोल के, ये आज भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। अब तक इसे केवल जापान के ETS-7 मिशन और डार्पा के ऑर्बिटल एक्सप्रेस जैसे कुछ गिने चुने सिस्टम्स ने ही कामयाबी के साथ करके दिखाया है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, बिना तैयारी वाले स्पेसक्राफ्ट को पकड़ना। यहाँ सबसे बड़ा पेच खुद उन टारगेट्स यानी सैटेलाइट्स में है। सच बताऊं तो इनमें से ज्यादातर को इस तरह डिजाइन ही नहीं किया गया था कि लॉन्च के बाद इन्हें कभी छुआ भी जाएगा। जो तैयार किए गए सैटेलाइट्स होते हैं उनमें तो ऑप्टिकल फिड्यूशियल लगे होते हैं। आप इन्हें अंतरिक्ष के QR कोड्स मान सकते हैं, और मजबूत ग्रैपल फिक्सचर होते हैं जो रोबोटिक आर्म का वजन और धक्का सह सकें। लेकिन इसके उलट बिना तैयारी वाले सैटेलाइट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। लॉन्च का खर्च बचाने के लिए इन्हें जितना हो सके उतना हल्का बनाया जाता है। इनमें पकड़ने के लिए कोई मजबूत जगह नहीं होती, और जब ये खराब हो जाते हैं तो अक्सर अंतरिक्ष में बिना किसी कंट्रोल के बस गोल गोल घूम रहे होते हैं, बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह। तो इसका हल क्या है? यहीं आता है हमारा तीसरा पॉइंट, ग्रैपलिंग इंटरफेसेस और हैक्स। जरा सोचिए, अगर करोड़ों डॉलर के किसी सैटेलाइट को पकड़े जाने के लिए बनाया ही नहीं गया था, तो कोई रोबोटिक आर्म उसे तोड़े बिना आखिर सुरक्षित रूप से पकड़ेगा कहां से? यहीं पर हमारे इंजीनियरों के शानदार हैक्स काम आते हैं। वे सैटेलाइट की उन चीजों को निशाना बनाते हैं जो लगभग हर स्पेसक्राफ्ट में एक जैसी होती हैं, जैसे कि लिक्विड एपोजी इंजन के नोजल या फिर मार्मन रिंग। मार्मन रिंग वो मजबूत रिंग होती है जो सैटेलाइट को रॉकेट से जोड़कर रखती है और लॉन्च के तगड़े झटके सहने के लिए बनी होती है। और कमाल की बात यह है कि ये रिंग लगभग 75% सैटेलाइट्स में मौजूद होती है। तो बस मिल गई रोबोटिक आर्म को पकड़ने के लिए एक परफेक्ट जगह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, कक्षा में सेंसिंग और मूविंग। एक बार जब टारगेट मिल गया तो असली खेल शुरू होता है, अंतरिक्ष के उस बेहद कठोर वातावरण में नेविगेट करने का। वहां मशीन विजन एल्गोरिदम्स को सचमुच एक हाई डायनामिक रेंज वाले नाइटमेयर से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां रोशनी फैलती या बिखरती नहीं है। नतीजतन एक तरफ आपकी आंखों को अंधा कर देने वाली सूरज की चमक होती है, तो दूसरी तरफ एकदम गहरा घुप अंधेरा।
ऊपर से ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स पर चमचमाते हुए माइलर ब्लैंकेट्स चढ़े होते हैं जो एकदम शीशे की तरह काम करते हैं। जब इसके साथ लगातार बदलती परछाइयों और ग्रहण का असर जुड़ जाता है तो किसी भी कैमरे के लिए सैटेलाइट की सही दूरी और आकार का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और बात सिर्फ देखने भर की नहीं है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अंतरिक्षयान के गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम को हैमिल्टोनियन डायनामिक्स को संभालना होता है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी में तैरते हुए किसी छोटे से राफ्ट पर खड़े हैं और वहां से कोई भारी चीज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिलेंगे तो आपका राफ्ट भी हिलेगा। अंतरिक्ष में बिल्कुल यही होता है। और सबसे मजेदार या कह लें सबसे मुश्किल बात यह है कि ये सब उन फ्लाइट कंप्यूटर्स के जरिए किया जाता है जो रेडिएशन से तो बचे रहते हैं, लेकिन आज के हमारे स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफी पुराने और धीमे होते हैं। हमारा 5वां पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है, पृथ्वी पर जीरो ग्रेविटी की टेस्टिंग करना। देखिए, अंतरिक्ष में गलती सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, इसलिए वहां भेजने से पहले हमें धरती के 1G वाले गुरुत्वाकर्षण में ही 0G ऑपरेशंस की पक्की टेस्टिंग करनी पड़ती है। माइक्रोग्रेविटी का माहौल बनाने के लिए इंजीनियर 4 मुख्य तरीके अपनाते हैं। पहला है एयर बियरिंग टेबल, जो एक बहुत बड़ी एयर हॉकी टेबल की तरह काम करती है और घर्षण को बिल्कुल खत्म कर देती है। दूसरा है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन प्लेटफॉर्म्स। तीसरा है न्यूट्रल बायंसी, यानी पानी के अंदर टेस्टिंग, हालांकि पानी इसमें अपना कुछ वजन और ड्रैग जोड़ देता है। और चौथा तरीका है 0G एयरक्राफ्ट, जो पैराबोलिक उड़ान भरते हैं और 20 से 30 सेकंड के लिए असली भारहीनता का एहसास कराते हैं। हर एक तरीके के अपने अपने फायदे हैं और अपनी अपनी कमियां। और इस जबरदस्त टेस्टिंग का नज़ारा आप सामने देख सकते हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबोरेटरी की हैं। कोई भी मशीन धरती छोड़कर अंतरिक्ष में जाए, उससे पहले उसे इन विशाल मोशन प्लेटफॉर्म्स और गैंट्री क्रेन्स पर परखा जाता है। यहाँ प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस और विजुअल सर्वोइंग एल्गोरिदम्स को उनकी आखिरी हदों तक टेस्ट किया जाता है, वो भी कृत्रिम रूप से बिल्कुल अंतरिक्ष जैसी रोशनी बनाकर। और आखिर में पॉइंट नंबर 6, भविष्य के स्पेस मैकेनिक्स। दशकों की रिसर्च, ये तमाम मुश्किल टेस्टिंग और दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग, ये सब अब अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यांत्रिकी को जन्म दे रहे हैं। डार्पा का रोबोटिक सर्विसिंग ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स यानी RSGS जैसा शानदार प्रोग्राम अब कोई सपना नहीं, हकीकत बन रहा है। इसमें बेहद एडवांस हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ ये फ्रेंड आर्म देख रहे हैं। नेवल रिसर्च लैब ने इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया है ताकि ये धरती से 35,000 किलोमीटर दूर जाकर, जी हाँ इतनी दूर जहां सिग्नल पहुंचने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, पुराने और खराब हो चुके सैटेलाइट्स की जांच और मरम्मत कर सके। और पता है सबसे रोमांचक बात क्या है? किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी ये तकनीक अब बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ी है। 2024 में इसके अनुमानित लॉन्च और फिर अंतरिक्ष में कुछ महीनों के कैलिब्रेशन के बाद पूरी उम्मीद है कि डार्पा का ये रोबोटिक मैकेनिक साल 2025 तक अपनी सर्विस कॉल्स देना शुरू कर देगा, यानी अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट्स की मरम्मत करना शुरू कर देगा। सच में यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, एक बार जब हम इस तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर लेंगे और अंतरिक्ष में बरसों पुराने कबाड़ हो चुके सैटेलाइट्स को यूं ही चुटकियों में पुनर्जीवित किया जाने लगेगा, तो फिर आगे क्या? हमारे ये नए रोबोटिक मैकेनिक्स भविष्य में अंतरिक्ष की उस अनंत गहराई में और क्या-क्या नई और विशाल संरचनाएं खड़ी करेंगे? सोचने वाली बात है ना?